इस चैप्टर में तीन इक्वेशंस हम लोगों ने डिराइव किए थे। एक था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, एक था वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन। कोई बताएगा मुझे कि भाई डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ टी पार्टिकल का क्या आया था, फिर v ऑफ टी क्या आया था, एंड देन a ऑफ टी क्या आया था? क्योंकि ये ही याद रहने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सर मैं बताऊं? बोलो। सर ए ऑफ टी हमारा आया था माइनस ए एक्स ओमेगा ऑफ टी से, एक्स ऑफ टी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस 5। a cos ओमेगा टी प्लस 5, वेरी गुड। सर अब वीटी का यस। सर वी टी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस 5 एंड वेरी गुड। एंड लास्ट मैं बोलूं? यस, बोलो 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 परिश्री। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस इंटू ओमेगा टी प्लस 5। इसको आपको कभी भी इनटू बोलने की जरूरत नहीं है। आप कॉस के बाद डायरेक्टली ब्रैकेट ब्रैकेट बोलने का भी जरूरत नहीं है। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब समझ जाता है बंदा कि कॉस के बाद एंगल ही है, तो कॉस ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5, कॉस ओमेगा टी प्लस 5। डायरेक्टली ऐसे बोलोगे तो चल जाएगा, थोड़ी एनर्जी बच जाएगी इनटू इनटू बोलने की। बाकियों को याद है ऐसा हमने कुछ किया था? चैप्टर 14 स्टार्ट किया था, याद है? 14 का नाम ऑसिलेशन था। ऑसिलेशन में चीजें सर याद है। भाई मुझे बताओगे नहीं तो मुझे, मैं तो यही मान के चलता हूँ कि यार क्या करें, हम तो भूल जाते हैं। कैवल, सिद्ध, याना, वीडियो ऑन करो। नहीं किया? चेक कर रही है। स्कूल स्कूल जाते हो? चलिए, टोटल एनर्जी देखो भाई, मैं वापस से बता देता हूं। मैं 14.2 सेशन पर हूं। मैंने लास्ट क्लास में पॉइंट नंबर 5 तक, एक्चुअली 6 पॉइंट भी थोड़ा डिस्कस कर लिया था, पर मैं उसको वापस से कर रहा हूं। तो अभी हाल मैं 14.2 के पॉइंट नंबर 6 पेज नंबर 255 से स्टार्ट कर रहा हूं। नोट्स में सब पहुंच जाने चाहिए वहां पर। और ये चैप्टर का रीजनिंग और ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो प्लीज इसको आप एक बार मेरे पढ़ाए हुए को देखकर छोड़ मत देना। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर जाके सुनो जब फ्री बैठते हो रात में, दिन में। अदरवाइज एक बार में चीजों को इजी कब लगने लगती है? जब वो आपको समझ आने लगेगी। अब समझ आने के लिए कोई चीज जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को टाइम लगता है। यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा किसी किसी पार्ट में, तो वो टाइम आपको देना भी पड़ेगा। नहीं दोगे पूरा जीरो जाएगा। टोटल एनर्जी का अगर हमें किसी भी चैप्टर में निकालना होता था फॉर्मूला, तो चैप्टर 6 चैप्टर 8 हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया है भाई। पहले काइनेटिक निकाल लो, फिर पोटेंशियल निकालो और दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही करोगे आपको टोटल मिल जाएगी। फिर वो चैप्टर 6 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो, या चैप्टर नंबर 8 में टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हो, सब जगह हम यही करते थे। पहले काइनेटिक निकालते थे, फिर पोटेंशियल निकालते थे और दोनों को ऐड कर देते थे। अब बात यह है कि ना हमारे पास अभी डायरेक्टली काइनेटिक है और ना ही पोटेंशियल है। काइनेटिक का फॉर्मूला तो पता है हमें। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर मैं उसकी वेलोसिटी को यहां पे रख दूं, तो साथ साथ में लिखते जाओ मेरे, तो वो आपका भी होता चला जाएगा। मैं क्या सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहा हूं, स्क्वायर करना तो आपका आता है। ये 2 × 2 4 होता है, पता है ना? ये भी पता लग जाएगा। तो ये v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ही करना है मेरे को। तो ये साथ साथ में आपको लिखते जाने का है। सुबह सुबह प्रवचन थोड़ी सुनने आए हम अभिनव दीप्ता के, ऐसा नहीं होता है कुछ। स्क्वायर करूंगा तो माइनस वाइनस सब गायब हो जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। किसी को दिमाग में आया सर ओमेगा टी प्लस 5 को स्क्वायर क्यों नहीं दिया?
ऐसी कैसी बाइसिंग है? तो यार ऐसा ऐसा सोचने का नहीं होता है। अगर साइन थीटा होल स्क्वायर होगा तो वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा स्क्वायर थीटा नहीं होता है। हाँ, ठीक है, थीटा स्क्वायर। हाँ हाँ, पता है यार ना, मुझे पता है। मैं क्या मैं गलती कर देता हूँ, मैं इसलिए मैं क्या बता देता हूँ कि मैं ऐसी गलती कर दूं तो मुझे पकड़ रोक लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम करोगे, मैं कर सकता हूँ। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू लास्ट क्लास में हमने 2 बार से देख रहे थे, के बाय एम होता है, याद है? ऐसा कुछ डिराइव भी करवाया था मैंने, ओमेगा स्क्वायर के बाय एम। तो के का वैल्यू यहां से क्या आया, एम ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर भी एम ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं के से रिप्लेस कर सकता हूँ ना। तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ साइन। एक गलती स्टूडेंट बता और क्या करते हैं, क्लास में जाके हम समझ लेंगे, फिर जब हम नोट्स से पढ़ेंगे तब हम फाइनली रेडी कर रहे होंगे। अरे भाई, नोट्स में बहुत बार हर स्टेप्स आपको नहीं दिए होंगे, कुछ वो कट कर देंगे, बट मैं पढ़ाते वक्त बेसिक से बेसिक स्टेप भी लिख रहा हूं, तो इसलिए आपने समझा ये था और आप पढ़ने गए कम स्टेप वाला, दोनों के बीच में आप ही कंफ्यूज हो गए और आपको लगने लगा आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो बेटर है जो चीजें लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं, लिखते रहो, यहीं से रिवीजन करना है आपको। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो होता है 1, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं ऐसा, जहां पर डाउट हो पूछ लेना। और अगर इस इक्वेशन से कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को सब्जेक्ट बनाया जाए तो ए नीचे आ जाता है, एक्स बाय ए बन जाता है वो। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, एक्स बाय ए, बट क्योंकि स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी स्क्वायर मिलेगा। ये तो आ गया ब्रैकेट, बाकी सब एज इट इज। कोई डाउट? अब ये यहां से ये कैसे आया है, वो समझदारी होगी कि ब्रैकेट में लिख दो ये वाला फॉर्मूला, तो आपको पता लग जाए फ्यूचर में कि ये कॉस वॉस गायब का हो गया और ये एक्स और ये आया कहां से। चलो भाई, एलसीएम लो और फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एंड काइनेटिक एनर्जी का आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला है, वो इन टर्म्स ऑफ साइन था, ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स आया। कोई डाउट कैवल, परिश्री, एचपी को भी क्लियर है, सिद्धार्थ, याना, फेरिन? ये तेरा फेरिन का फेनिल ये कैसे हो जाता है, मतलब निकनेम है क्या? नहीं सर, ओरिजिनल नेम है। फेनिल है, NEEL। तो ये आज तक फेरिन का धोखा क्यों दे रहा था सबको? अरे धोखा मेरे नहीं, को सर स्नैपचैट पे है, मैंने तो ब्लॉक कर दिया। मुझे लगा ही था सर। वो एक्चुअली बर्थ सर्टिफिकेट में फैनिल है, लेकिन वो कुछ मेरा भाई का नाम नील है, तो कंफ्यूजन ना हो ना, इसीलिए डैड ने पहले फेरिन रखा था, लेकिन अब लीगल प्रोसीजर्स के बाद अब फैनिल हो गया फाइनली। अच्छा, मेरे को लगा देखो बताया ही अब क्या कि तेरे अभी तक तेरे साथ धोखा हो रहा था। नहीं नहीं सर, मुझे पता था सर। और बेटा तू फेरिन नहीं है। तू भी पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ, तू फेनिल है। हाँ सर 16 साल की साल में नामकरण किया है बच्चे का। फेनिल, किसी ने कभी फिनाइल नहीं बोला? नहीं सर। देख आप बोलेंगे। चलिए भाई, काइनेटिक एनर्जी तो आ गया। अब कैवल याद कर, एक मेन पोजीशन हुआ करती थी, फिर ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पे जाता था,
फिर मीन पे आता था, फिर एक्सट्रीम पे जाता था। मीन पोजीशन की अगर लेबलिंग करूं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता था, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता था और उसी को हम बोलते थे एम्पलीट्यूड। इधर नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाता था, याद है कैसा? तो एट, ध्यान से सुनना, 1 मार्कर बन गए अब यहां से आपके। एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एट मीन पोजीशन पे तो x 0 होता है, तो क्या यहाँ पे केवल मैक्सिमम। x 0 रख सकते हैं हम? अगर यहाँ कुछ माइनस ही नहीं हुआ तो जो बचा तो है वो तो मैक्सिमम मैक्सिमम होगा। वैल्यू होगी। हाँ हाँ, सर मैं याना तो पहले सही, बोली थी, आपने मेरे को। पर मैं 1 2 3 पूछूंगा तू बोलेगी सर 3 फिर 2 फिर 1, तो मैं तो 0 ही दूंगा ना यार, स्टार्ट तो 1 से करना पड़ता है। तो एट मीन पोजीशन आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसी होती है? मैक्सिमम। और उसका वैल्यू कितना होता है? हाफ के स्क्वायर। याद करो, पहली क्लास से बात कर रहा हूं, 14.1 सेशन में मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, कि भाई एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, उसकी वजह से वो कहा जाता है एक्सट्रीम पे। पर अभी एक्सट्रीम पे जाते जाते काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 0। कैसे? कैसे 0 हो जाएगी? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। इधर उधर की बातें मत कर, फॉर्मूले से बता। मैंने फॉर्मूले से बताया, तो हवा में उड़ा रही बात। क्योंकि वो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। हाँ ये नहीं, ए बोले, स्क्वायर। हाँ सही बोल रहे हैं, गलत मत बोलना। अरे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एट एक्सट्रीम पोजीशन ए के बराबर हो जाता है या माइनस ए के। स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। और बिकॉज ऑफ दैट वहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स चाहिए होती है जो उसको बोलती है बुड़बक वापस आ, नहीं तो ऑसिलेशन कैसे होगा? समझ आई एट मीन हाँ और सर। एक्सट्रीम वाली कहानी? ओके, याद रखना फॉर्मूला। मैं थोड़ी देर में आपको 1 1 मार्कर के क्वेश्चन पूछने वाला हूं। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम। अब आता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। मेरा काम वहां पे कम हो जाता है क्योंकि मैं चैप्टर 6 में डेरिवेशन करवा चुका हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपके 6.3 सेशन का ही है। यहां पर शॉर्टकट में डिराइव किया है, तो मैं आपको इतना तो टाइम दे सकता हूं कि आप रीड कर लो। तो उसी पेज पे जो पोटेंशियल वाला पार्ट है, उस पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये चैप्टर 6 में हम 6.3 सेशन में डिराइव किया था। स्प्रिंग पर यहाँ पोटेंशियल। यस यस वही होती है पोटेंशियल, क्योंकि स्प्रिंग भी तो वो करती है ऑसिलेशन। तो उधर स्पेशली स्प्रिंग के टर्म्स में किया था, बट अब जो भी चीज ऑसिलेट करेगी उसके लिए ट्रू है। हाफ के एक्स स्क्वायर, याद करो, एक छोटा सा वर्क निकालते थे, देन उस छोटे से वर्क का आप इंटीग्रेट करके टोटल वर्क निकालते थे, एंड दैट वर्क डन वुड बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा भी बोल दिया करते थे। क्लियर है? तो जैसे काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले थे, एक इन टर्म्स ऑफ एक्स और एक साइन, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ एक्स तो है। अब इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस बनाने का है, क्या करें? क्या करें ना करें? क्या करें? एक्स को रिप्लेस कर देगा ना, हाँ किससे? ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। बस भाई, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 स्क्वायर। सर हाँ, आपने स्पॉटलाइट नहीं किया अपने आप को। माफ कर दो, माफ कर दो। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला भी। पता लगा क्या किया है?
कैवल ने बोला सर x की जगह पर ये वैल्यू है तो सही, इतनी देर से क्या पकड़ पकड़ कर रहे हो, रख दो जाके, आ जाएगा। भाई वापस से ये तो आ जाएगा। एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, पता है क्या? एट मीन पोजीशन x का वैल्यू 0 होता है। अगर x का वैल्यू 0 होता है तो x की जगह 0 रखने पर मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी 0 हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स ही नहीं होगा तो पोटेंशियल कहां से होगा? तो एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी 0, एट एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम। और कितना होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे x का वैल्यू हो किसके बराबर जाता है? एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे एक ही जगह क्या आ जाएगा? हाफ के स्क्वायर, ax विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। प्रिंट कर लो ये आंखों में पेपर अब। सर यस। जब ये मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सिस की साइड जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा, और मेन पोजीशन से वो नेगेटिव वाले साइड जाएगा तो डिक्रीज होता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, कैसे डिक्रीज होगा? एक्स स्क्वायर है, वैल्यू सेम ही आएगा। तो माइनस ए लिखेगी तो भी माइनस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ही होता है, और प्लस ए का होल स्क्वायर भी ए स्क्वायर ही होता है। ओह, यस। आता हूं मैं अभी, हाल उस पे आता हूँ। ये क्वेश्चंस आपसे मैं पूछने वाला हूँ, देखता हूँ कितनों ने ध्यान से समझा है, इसलिए मैं बोर्ड और इसलिए टाइम दे तो रहा हम हूँ। पूछ लेते हैं। नहीं, ये यहाँ पर ये सब जो डेटा मैंने आपको दिया हुआ है इसके बेसिस पे मैं आपसे भी पूछूंगा, तो इसलिए बोलो छाप लो आंखों में। मेन पोजीशन पे एनर्जी कौन सी मैक्सिमम है और उसकी वैल्यू कितनी है, एक्सट्रीम पे कौन सी मैक्सिमम है उसकी वैल्यू कितनी है। अब बात आती है टोटल एनर्जी की, जो कि स्टार्ट वहीं से किया था कि ये टोटल एनर्जी क्या होगा। ये टास्क मैंने दिया तुम लोगों को। ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है, ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है। मेरे दो एरो को देखो, सम करो और बताओ टोटल एनर्जी कितनी आ रही है। 1 मिनट का टाइम है। काइनेटिक, पोटेंशियल, सम इज टोटल। सर हाफ के स्क्वायर आ रही है। यस सर। बाकियों की भी आ रही है? हाँ पक्का? कोई गलती नहीं की है? अरे तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी ना पोटेंशियल एनर्जी। अरे टोटल एनर्जी की बात आ रही है, तू इधर उधर की बात मत कर अभी। एथवी कैवल ने तो बता दिया अपने आंसर, बाकियों के क्या है? जो दो फॉर्मूले दिए उनको ऐड करना है, ब्लू वाला ग्रीन वाला, ब्लू वाला ग्रीन वाला। सिद्धार्थ ठीक है। सिद्धार्थ हाफ के स्क्वायर नहीं है। बहुत बेसिक मैथ से यार, ऐसा मत करो, ब्रैकेट ओपन कर देना, कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। परिश्री का आया क्या? परिश्री तेरा वीडियो ऑन क्यों नहीं हो पाता है? मतलब वीडियो को प्रॉब्लम है या तुझे? तू एक बात बता दे। कैमरा ऑन नहीं होता है, मतलब ब्लैक स्क्रीन ही आता है। वो तो तू डिवाइस थोड़ा चेंज करके बैठ, उससे क्या होता है तू पूरी गायब हो जाती है क्लास में, क्योंकि बाकी सबकी मेरे को शक्ल दिख रही होती है और बाकी ब्लैक स्क्रीन दिख रही होती है, तो ऐसा होता है ना, वो एकदम परिश्री जब तक बोलेगी नहीं, दिखेगी नहीं, तब तक गायब हो जाती है मेरे लिए, ऐसा था।
मतलब ये प्रॉब्लम लैपटॉप में, फिर मैं मोबाइल से ज्वाइन होती हूँ तो वो मुझे स्क्रीन थोड़ा स्मॉल लगता है। बाजू में रख लेने का, ऐसे एक जगह बना, जैसे अब मैं तो क्लास स्क्रीन में से ले रहा हूँ, मैं लैपटॉप में से क्लास ना ले रहा हूँ, उसमें से तो मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा कि एक जगह बना जिसपे मोबाइल तू सामने ऐसे रख सके और यहाँ पर तू देख के लिख रही हो और उसमें तेरी शक्ल भी दिख रही हो। मतलब जुगाड़ तो यार हम इंडियन से कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्लास लेने का साल भर का जुगाड़ कर लिया तो यार उससे प्रॉब्लम ये नहीं है। देख मैं परीक्षा की एग्जांपल देता हूँ। कल मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था इंस्टीट्यूट पे। क्या के कांस्टेंट है? यस। क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है? यस। अरे ये ना के स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, कांस्टेंट ही होता हाँ मेरे को के काइनेटिक एनर्जी। है। और एम्पलीट्यूड तो होता ही कांस्टेंट है, वो तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली टोटल एनर्जी कैसी आ रही? कांस्टेंट, जो टाइम के साथ पोजीशन के साथ चेंज नहीं कर रही। ना तो इसमें कहीं एक्स आ रहा है ना इसमें टी आ रहा है। दैट मींस ये ना एक्स के साथ चेंज करेगी ना टी के साथ चेंज करेगी। अब देखो वो प्रूफ भी करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ के स्क्वायर विच इज मैक्सिमम। और उसी पोजीशन पे पोटेंशियल कैसी होती है? 0। तो इन दोनों का सम क्या ये आ गया? एट एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी जीरो थी? काइनेटिक। पर एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल कितनी बन गई? हाफ के स्क्वायर। क्या सम आ गया टोटल एनर्जी? ठीक है, ये तो मीन और एक्सट्रीम की बात की। अगर कहीं बीच में भी होंगे तो कुछ पार्ट काइनेटिक का होगा कुछ पोटेंशियल का होगा, पर सम करोगे तो यही मिलने वाला है। दैट मींस काइनेटिक टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व थ्रू आउट ऑसिलेशन। वो ऑसिलेशन में कहीं पर भी आप टोटल एनर्जी निकालोगे पार्टिकल की, वो सेम ही आने वाली है। अब मेरा अगला क्वेश्चन आता है, ऐसा पूछा जाता है एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू या इज इक्वल्स टू fill in the blanks। हाफ At के स्क्वायर। हाफ के स्क्वायर वो सही है, एनर्जी के Kinetic टर्म्स में energy। पूछ रहे हैं। यस, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी इज ऐसा। इक्विवेलेंट टू कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी। एट एक्सट्रीम पोजीशन टोटल एनर्जी इज कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया? ये पूछे जाते हैं। अच्छा, when particle is going from its mean to extreme position कौन सी एनर्जी बढ़ती है और कौन सी कम हो रही होगी? काइनेटिक कम हो रही हो और पोटेंशियल बढ़ेगी। तो बेसिकली ऐसा ही है ना, एक का वैल्यू कम होता जाएगा दूसरे का बढ़ता जाएगा, पर किसी भी वक्त दोनों को सम करोगे तो उसका वैल्यू कांस्टेंट ही आएगा। सिमिलरली जब आप एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहे होंगे तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही होगी और कौन सी कम हो रही होगी? काइनेटिक बढ़ेगी और पोटेंशियल पोटेंशियल कम होगी। समझ आई? अच्छा नोट्स खोलो, नोट्स में मैं तुमको बताता हूँ क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं इसके। नोट्स तो खोल ही रखे होंगे ऐसा मानता हूँ। होमवर्क शीट खोलो 14.2 261 पेज। पहला क्वेश्चन, obtain an expression for velocity of particle in SHM as a function of time। क्या हमने वेलोसिटी का डेरिवेशन लास्ट क्लास में किया था x को डिफरेंशिएट करके? यस, तो ये पहला वाला पार्ट। सेकंड, क्या बोल रही है ना? 2 मार्क का सिर्फ? हाँ तो मैंने करवाया भी अच्छा था यार। अब तो नोट से देखोगे तो 3 उन्होंने खत्म कर दिया था, पर मैंने स्टेप बाय स्टेप करवाया था। हाँ इसलिए तो मैं बोला हमने जो किया था वो लंबा था। तो 2 मार्क्स ज्यादा होता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। 2 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 3 मार्क्स का तो मैक्सिमम क्वेश्चन होता है फिजिक्स के पेपर में। जो 5 मार्कर तुम्हें दिखते हैं वो कोई एक क्वेश्चन थोड़ी ना होता है। 3+2 होता है, 3+2+1 होता है, ऐसा होता है। तो 3 नंबर मतलब मैक्सिमम लेंथ का क्वेश्चन होगा, तो 2 नंबर की इज्जत है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, obtain an expression for acceleration of particle in SHM as a function of time। आ सकता है, एक्सेलरेशन भी तो डिराइव किया था वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये आया काइनेटिक और पोटेंशियल। अगर काइनेटिक एनर्जी डिराइव करने को है, पोटेंशियल एनर्जी है, और ये आप डायरेक्ट लिख के नहीं आओगे। हाँ, हाफ के एक्स स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिखा है। आपको वो नोट्स में छोटू डेरिवेशन जो दिया है इसका, चैप्टर 6 वाला मत करना, वो तो पूरा बड़ा डेरिवेशन बहुत लंबा है, कितना लंबा है। हाँ बस ऐसे वो बड़ा है, पर इधर वाले के लिए छोटू वाला कर सकते हो।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एसएचएम। कर सकते हो? दोनों को ऐड करके बता देना भाई, फाइनल एनर्जी जो आई है ना उसमें एक्स आ रहा है ना टी आ रहा है, तो वो कंजर्व हो गई ना ऑटोमेटिकली। उसके आगे, इन विच पोजीशन टोटल एनर्जी इज कंप्लीटली काइनेटिक। आंसर दो। मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, और मीन इन विच पोजीशन सर, पोजीशन टोटल एनर्जी इज कंप्लीटली पोटेंशियल। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम। बस हो गया, खत्म, इजी। अब आगे का पार्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज पे थोड़े करेक्शंस हैं, 256 पेज पर। वो पेज प्रिंटिंग एरर का ब्लंडर हुआ पड़ा है उस पेज पे। तो मैं बताते जाता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले टॉप में जो बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स की हेडिंग गायब हो चुकी है, तो उस हेडिंग को डालो वहां पे, ऑसिलेशन ड्यू टू अ स्प्रिंग। ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। अब उसमें डायग्राम भी गायब है। एक्चुअली गायब नहीं है, कभी कभी तुमने वर्ड यूज किया होगा, तो ये क्या होता है, डायग्राम और बॉक्स, वो बॉक्स के पीछे डायग्राम चला जाता है, तो ओवरलैपिंग की वजह से जो ऊपर होता है वो दिखता है, पीछे वाला गायब हो जाता है। तो वो उस टाइप की हरकतें इस पेज पर हो गई है, तो सॉरी फॉर दैट। बना लो डायग्राम। स्प्रिंग वालों से गुस्सा ही होता है प्रिंटिंग वाला। अरे मतलब वो चैप्टर 6 में भी गायब था ये डायग्राम। सर आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है। हाँ वो मुझे पता है। मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट था, मेरी मतलब बचपन से मैं ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता था, स्कूल में तो बहुत करता था, बट लड़कों का ड्राइंग बहुत खराब होता है। वो तो हैंडराइटिंग भी होता है, पर मेरा खराब नहीं होता। या हमको हैंडराइटिंग और इनके लिए क्या, घर वालों के जूते बहुत पड़े जो हम 3rd 4th में होते थे, बहुत लाफे पड़ते थे अगर खराब बना कर लिख दो तो वो इसलिए थोड़ी बहुत सही हुई। ये डायग्राम कोई लेबलिंग से मुझे एक्सप्लेन कर सकता हो क्या रहा है यहाँ पे? अच्छा मैं थोड़ा इजी करता हूं। अभी क्या ये ब्लॉक अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है, अपने नहीं सर, कंफर्ट जोन पर नहीं है? कैसे पता लगा? सर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे मतलब ये तो पता बीच में लगता है वो जो उसका कंफर्ट जोन होता है वो उसकी स्टेबल मतलब मेन पोजीशन होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां वो रहना पसंद करता है बिना किसी डिस्टरबेंस के। बट किसी ने तो उसको पकड़ के इस तरफ ले जाने का भी ट्राई किया है, मतलब उसको आपने डिस्टर्ब किया। कितना ले जा सकते हो? एक्स इज इक्वल टू है, यहां तक ले जाओगे और छोड़ दोगे तो अंदर जाएगा और ऐसे करने लग जाएगा थोड़ी देर के लिए। yes. क्या हुआ? ये ऑसिलेशन। अब ये ऑसिलेशन हो रहा है तो इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमें डिराइव करना है। अब एक्चुअली डिराइव करने जैसा मेरे पास कुछ है नहीं, मैंने सब करवा दिया है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वो जो दिया है वो मैं वापस करवाऊंगा। अच्छा किसी को डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करना आता है अभी, जो मैंने करवाया था फर्स्ट सेशन में? हमने किया था 14.1 में लास्ट में। अच्छा ऐसा उल्टा पूछता हूँ, किसी ने लिखा था? हाँ चलो निकालो पेज। किधर लिखा था? मैंने लिखा था मस्त एकदम चाके जैसा। देखो पहला स्टेप होगा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस के, फिर होगा नहीं आपने सीधा f इज इक्वल टू माइनस x से मस्त कराया था। हाँ, तो मैं वो करवा देता हूँ, ये एक ही बात है। फिर d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस km km नहीं k बाय m। k by m into x अब इस k बाय m को रिप्लेस करवा दिया था हाँ सर, माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस से, नहीं माइनस तो अपनी जगह है, k बाय m इज ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर से वो आपने और ये कल स्टेप मान भी फेरिन ने लिया। बोला था। वाह। और अगले ही सेशन में मैंने बताया था कि भाई वहां से हमने ओमेगा स्क्वायर को डिराइव भी कहाँ से कर लिया, लाया है? हाँ सर,
ठीक है, यस ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए था, स्टेप बढ़ाने के लिए, इसका कोई यूज नहीं था। आज तक पता नहीं लगा मैं क्यों करते, पर बस करना पड़ता है। तो हमें पता लग गया यहाँ से वैल्यू कि भाई ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट, या ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम, अगर स्क्वायर के बाय एम था तो। नाउ वी नो दैट टाइम का फॉर्मूला अगर निकालना हो तो 2 पाई बाय ओमेगा होता है, पता है तुम्हें? ये पता है? ऐसे देखो, क्या ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है? हाँ हाँ अब पता है, तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम है 2 पाई है, और ओमेगा कितना है, अंडर रूट के बाय एम। तो इसको अरेंज करने के बाद अंडर रूट एम बाय के हो जाएगा। ये टाइम आ गया। और फ्रीक्वेंसी निकालना तो रेसिप्रोकल कर देना, क्योंकि वो 1 टाइम पीरियड होती है। तो ये कौन सा टाइम पीरियड आया, जब एक स्प्रिंग ऑसिलेट करती है। ये स्प्रिंग के ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड आया आपका, जनरल फॉर्मूला। क्योंकि अब नीचे देखोगे तो कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, तो वो कॉम्बिनेशंस में मैं फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करूंगा। तो एक बार के लिए वो बॉक्स 1 मिनट में रीड ही कर लो, साथ में काम भी हो जाएगा आपका नोट्स में, और कोई डाउट है तो पूछ भी लेना। तो ये फ्रीक्वेंसी है ना 1/T। यस, डन। कॉम्बिनेशंस को समझते हैं। अब ये कोई डेरिवेशन नहीं है नीचे, ये एक न्यूमेरिकल ही है जो आपको सीखना है कि अगर ऐसे जेई में, नीट में ज्यादा आएंगे, बोर्ड्स में सिर्फ समझना है। आया तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है, वो भी डायरेक्ट। बट जिस पेज पे आप ये लिखने वाले हो, उस पेज के टॉप पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखो, 2 बाय अंडर रूट एम बाय के। अब सबसे पहला कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग्स इन पैरेलल। अगर 2 स्प्रिंग पैरेलल में लगा दी जाए या 2 से ज्यादा भी हो, तो ऐसे केस का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, समझना, ध्यान से समझना। ये इधर टच कर देना। पहली वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरी वाली का K2 है। एक चीज बताओ, जब इस ब्लॉक को आप बाहर की तरफ फोर्स लगा के लेकर जाते हो, तो दोनों ही स्प्रिंग के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम अमाउंट से होगा बाहर की तरफ। यस सर जितना ऊपर वाली बाहर की तरफ डिस्प्लेस होगी, उतनी नीचे वाली बाहर की तरफ डिस्प्लेस होगी। तो एक चीज तो यहां से पता लगी कि दोनों स्प्रिंग का एक्स क्या रहने वाला है, सेम। पर जब आप इसको बाहर की तरफ लेके जाओगे, तो क्या ये दोनों ही स्प्रिंग वापस अंदर की तरफ आना चाहेगी? कौन सी फोर्स होती है जो उसको अंदर की तरफ लाना चाहती है? रिस्टोरिंग फोर्स। फोर्स। तो वो दोनों में पीछे की तरफ लग रही होगी, F1 एंड F2। तो भाई F1 का वैल्यू क्या होगा, तो माइनस K1 into X। x, और F2 का वैल्यू क्या होगा, माइनस K2 इंटू एक्स। डिस्प्लेसमेंट तो सेम हुआ है, पर K1 K2 अलग अलग है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स भी अलग अलग आएगा। सेम अमाउंट से डिस्प्लेस हुई तो x सेम है,
K और K2 के वैल्यू अलग अलग है, तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ वो F1, इसमें जो हुआ F2। तो भाई टोटल रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगा होगा पीछे की तरफ? F net is equals to F1 plus सर F2। ऐड कर दो। हाँ, F1 का वैल्यू क्या है? माइनस K1x। F2 का वैल्यू क्या है? माइनस K2x। क्या क्या कॉमन आ सकता है? माइनस और x, तो K1 K2 ब्रैकेट में बचेगा। देख लो, स्टेप समझ आए? मैंने माइनस और x को कॉमन निकाल दिया, K1 K2 को ब्रैकेट में रखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके देख लो, ऊपर वाला टर्म बन रहा है वापस। हाँ सर। इसमें क्या, मैं तो बताऊंगा, देख तुमको डाउट हो तो। जो फाइनल फॉर्मूला आया उसको जनरल फॉर्मूला से कंपेयर करो। हमारा फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो फोर्स की जगह फोर्स आ रहा है, x की जगह x आ रहा है, माइनस की जगह माइनस आ रहा है, तो k की जगह इस केस में क्या आया? K1 प्लस K2। मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन का अगर आपको इक्विवेलेंट k निकालना हो तो कैसे निकाला करोगे? अब से K1 प्लस K2। अच्छा एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे 4 स्प्रिंग और लगा देता पैरेलल में ही, तो फिर उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते? अगर 2 का ऐड किया था तो 4 का ऐड करेंगे। 4, मतलब और 4 है तो 6 हो जाएगी, या टोटल 4 है तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। मतलब नाउ अब आपको पता लगना चाहिए कि भाई जब भी स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो उनका इक्विवेलेंट K कैसे निकाला जाएगा? K1 प्लस K2 करके, एंड सो ऑन, अगर स्प्रिंग्स ज्यादा कनेक्टेड हो तो। अब जब आपने इसको इधर ले जाके छोड़ा होगा तो ये भी स्प्रिंग ऑसिलेट तो कर रही होगी, तो उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला भी क्या आया था? 2 पाई अंडर 2 रूट। पाई अंडर रूट m/k। अब वो K क्या हो जाता है? K इक्विवेलेंट, और इन दिस केस वो वैल्यू क्या हो गई? K1 प्लस K2। यस, तो ये इस केस का टाइम पीरियड हो जाएगा। इस कनेक्शन को क्या नाम दिया है? पैरेलल। अब आता है सीरीज। न्यूमेरिकल आएंगे। हाँ, इस पे ऐसे आ सकते हैं इस तरीके से, बट बहुत कम चांसेस है। इस चैप्टर में से 65% में बोलूंगा आने के चांसेस होते थ्योरी। मतलब जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो एज इट इज पूछ ली जाएगी आपसे, बट बाकी 35% चांसेस है कि कुछ न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी आ जाते हैं। तो बेसिकली नोट्स अच्छे से कर लेना है, इससे बाहर स्कूल में ज्यादा कुछ नहीं आने के चांसेस होते हैं, समझकर। अब ये हमारी स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड है। अगेन दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है, बट कनेक्शन अलग अलग हो चुका है। अब जब आप इसमें ब्लॉक को बाहर की तरफ फोर्स लगाओगे तो दोनों स्प्रिंग में सेम डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। पहली वाली डिस्प्लेस होना स्टार्ट होगी, दूसरी वाली तो अभी शांत है। धीरे 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 पहली वाली के पूरे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, फिर दूसरी वाली का स्टार्ट होगा डिस्प्लेसमेंट होना। इमेजिन करो ऐसे बाहर लेके जा रहे हो तो ये वाली थोड़ी सी बाहर की तरफ स्ट्रेच हुई, ये वाली नहीं हुई है अभी तक। तो इस वाले केस में x सेम नहीं होगा। x कैसा होगा? दोनों ही स्प्रिंग का डिफरेंट, बट क्योंकि स्प्रिंग एक ही है, सीरीज में पूरी कनेक्टेड है, तो पीछे की तरफ जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है वो याद रखना सेम होगा। अगर स्प्रिंग ये पूरी एक सिंगल स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगी, ये दो अलग अलग थी, बट ये पूरी एक सिंगल स्प्रिंग की तरह ही बिहेव करने वाली है, तो यहाँ पे पीछे की तरफ जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो सेम होने वाला है, बट डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा x1 और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा x2। तो बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स तो दोनों का सेम है,
तो F का वैल्यू किसके बराबर हुआ? इस केस के लिए लिखूंगा तो माइनस सर K1 एफ X1 K1 और K2 के लिए अलग नहीं होगा? नहीं, मैं वही समझा रहा हूं कि K1 K2 अलग अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुआ है, बट क्योंकि स्प्रिंग एक ही है, मतलब बेसिकली दिख दो रही है, पर जब वो सीरीज में कनेक्ट होती है तो आपको उसको ट्रीट कैसे करना होता है? सिंगल स्प्रिंग की तरह। और एक ही स्प्रिंग में दो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग सकते। इधर लग सकते थे क्योंकि स्प्रिंग्स ही अलग अलग अटैच थी, पर यहाँ पे एक ही स्प्रिंग एक जैसी ही अटैच्ड है। अब तुझे लग रहा होगा सर K1 X1 अलग अलग है दोनों के, तो फिर F कैसे सेम हुआ? ये बोल रही है। लेट्स से इसमें K का वैल्यू क्या है? 5, तो हो सकता है इसमें डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 2 हुआ हो, और इसमें K का वैल्यू होगा ज्यादा हुआ। प्रोडक्ट कितना आया दोनों केस में? 10। सर 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 आपकी आवाज ग्लिच मार रही है। बहुत ज्यादा। आपका नेटवर्क यहाँ से लो आ रहा है। हाँ यहाँ ना स्पॉटलाइट कर दिया, ठीक है। सो F का वैल्यू अगर इस स्प्रिंग के लिए लिखूंगा तो माइनस K1 X1 के बराबर होगा, और इस स्प्रिंग के लिए लिखूंगा तो माइनस K2 X2 के बराबर होगा। प्रोडक्ट सेम ही आएगा। अगर स्प्रिंग एक ही होती है तो रिस्टोरिंग फोर्स अलग अलग नहीं लग सकते। बट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट अगर X1 हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट X2 हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का बाहर की तरफ हुआ कितना? X1 प्लस X2। मुझे बताओ पहले वाले इक्वेशन से इस वाले पार्ट से X1 को सब्जेक्ट बनाओ, क्या आएगा? F by K F by माइनस F by K 1। और X2 का वैल्यू 2 माइनस F बाय K2। लिख सकता हूं ऐसे? ढंग से लिखना चीजों को, क्योंकि इसी वाले पार्ट में प्रिंटिंग एरर है नोट्स में। तो जब मेरा समझोगे तो फाइंड आउट कर पाओगे, जब मैं ढूंढने को दूंगा कि भाई एरर ढूंढो अब क्या है। अब कॉमन निकाल लेते हैं माइनस F को, तो ब्रैकेट हो जाएगा 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, और फिर ले लेते हैं एलसीएम, तो माइनस F K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय, कोई डाउट यहां तक किसी को? सर ये स्टेप नोट्स में गलत दिया हुआ है, ढूंढो। बोलो सिद्धार्थ। सर स्टार्टिंग से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में समझा सकते हो? नेटवर्क इशू के कारण मैं मीटिंग से बाहर हो गया था। सिद्धार्थ, इसमें मैंने ये बोला कि जब आप दो स्प्रिंग्स को, जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट भले ही अलग अलग है, अगर आप उन्हें सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ये एक ही स्प्रिंग की तरह बिहेव करेंगे हमेशा। दो स्प्रिंग की तरह बिहेव नहीं करेंगे, एक ही स्प्रिंग की तरह बिहेव करेंगे। और एक सिंगल स्प्रिंग में दो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग सकते, रिस्टोरिंग फोर्स को सेम होना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ रिस्टोरिंग फोर्स को सेम होना पड़ेगा, तो दोनों का अगर K1 K2 अलग अलग है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी अलग बाहर अलग अलग होगा, तभी प्रोडक्ट सेम हो सकता है।
तो मैंने एक इक्वेशन बनाया F इज इक्वल टू फॉर दिस स्प्रिंग माइनस K1x1 एंड फॉर दिस स्प्रिंग माइनस K2x2। दोनों को इक्वल इसलिए बताया क्योंकि F सेम ही रहेगा, सिर्फ K1 और x1 के वैल्यू अलग अलग है, प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। ऐसा 5 into 2 2 into 5 10 ही आएगा प्रोडक्ट। ओके सर। एंड सर आपने कोई एरर फाइंड करने को बोला था, तो वो लास्ट में वो भी मैंने कर ली। अब होगा। अब क्योंकि दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो मैंने बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x1 प्लस x2, और x1 का वैल्यू यहां से निकाल दिया माइनस f बाय k1, x2 का वैल्यू माइनस f बाय k2, एंड देन मैथमेटिकल इटरेशन। अब ये वाला नोट्स में स्टेप में k1 k2 ऊपर दिया होगा और k1 प्लस k2 नीचे दिया होगा, तो वहां पर पहला आपको करेक्ट करना रहेगा। अब अगर इसको मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना चाहूं तो फोर्स तो अकेला आता है शेयर की तरह, इसके साथ कुछ होता थोड़ी ना है, पर यहाँ पे फोर्स के साथ कुछ है, फोर्स के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो सबसे पहले फोर्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये पूरा k वाला पार्ट जाएगा x के पास, तो माइनस k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, ये उधर जाके शिफ्ट हुआ और ऐसा बन गया इनटू x। देख लो शिफ्टिंग सही किया मैंने। अब मैं कंपेयर कर सकता हूं, f की जगह f, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, तो k की जगह क्या आ रहा है, ये वाला पूरा टर्म। मतलब इस केस का जो k इक्विवेलेंट आया अपना, वो क्या है, k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। तो भाई टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट m बाय k इक्विवेलेंट होता है। k इक्विवेलेंट कितना है, k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। चाहे यहीं से आपको दूसरा एरर मिलेगा नोट्स में, देखो क्या एरर है। अब हाँ भी ऊपर नीचे हो गया। ये वाला फॉर्मूला देखो नोट्स का, मेरा और उनका, लास्ट लाइन में दिखेगा नोट्स में, मतलब पॉइंट सेकंड की लास्ट लाइन। सर क्या खा रहे हो? मखाने, गुजराती में कुछ और बोलते हैं। मखना। वाह, वो तो गाना है ड्राई फिल्म का। क्लियर है ये वाला पार्ट? इसको याद कैसे रखें, जब सीरीज में था तो इक्विवेलेंट के कैसे निकाला, k1 k2 1 k1 प्लस, और जब पैरेलल में था तो इक्विवेलेंट के कैसे निकाला, ऐड करके। किसकी तरह दिखता होगा ये, जो आपकी अभी तक लाइफ में आया है कभी? ये देखा देखा सा लगता है मुझे। ये रजिस्टर में था ऐसा। हाँ, हमने करंट में किया था। यस, 10th इलेक्ट्रिसिटी। स्टैंडर्ड में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, पर उल्टा है, जब सीरीज में रेजिस्टेंस होते थे तो वहां पे R1 प्लस R2 किया करते थे, पर वही चीज यहाँ पे हाँ, पैरेलल में की जा रही है। पैरेलल में किया। तो अगर वो वाला आपको पार्ट क्लियर है तो इससे उल्टा ही करना है, तो याद रह जाएगा। ऐसा कुछ उल्टा छत्ता नहीं करना है, जो है वो याद कर लेने का। मैं बता रहा हूँ, ऐसे वो चॉइस था, और जो चीज वहां पर पैरेलल में करते थे 1/k1 प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, वो चीज यहाँ पे सीरीज में करना होता। क्लियर है? चलो लास्ट वाला। अब वो उसमें पहचानना है आपको कि इसको सीरीज की तरह ट्रीट करना है या पैरेलल की तरह। चलो ये पेज थोड़ा तो यूज कर ही सकते हैं। यहां पर 2 स्प्रिंग लगा दी है और इस बार बोला स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ही है, के वैल्यू की है, मास m है। अब समझो इधर,
जब x सेम होता है तो केस कौन सा बनता है? पैरेलल। पैरेलल। ये आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं कि अगर आपको कहीं से ये आइडिया लग जाए कि डिस्प्लेसमेंट दोनों ही स्प्रिंग का सेम हो रहा है तो वो केस को कैसा ट्रीट करना है आपको आज से? पैरेलल। ठीक है। सिमिलरली जब फोर्स सेम हो। या ऐसा ट्रीट ना करके ऐसा बोलो, जब डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो स्प्रिंग्स के तो वो उसको कैसे ट्रीट करना है? सीरीज। वापस से हर वक्त ऐसे इजी दिखने वाले केस आपके सामने आए वो जरूरी नहीं है, बट पहचानोगे कैसे? जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये पैरेलल है या सीरीज, तब तक आप K1 प्लस K2 या 1/K1 प्लस K2 नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको पता लगाना जरूरी है पैरेलल और सीरीज। तो पता लगाने का तरीका क्या बता रहा हूं मैं? बोल रहा हूं कि अगर आपको पता लग जाए कि जितनी स्प्रिंग्स कनेक्टेड है वो सेम डिस्प्लेस हो रही है तो उसको कैसे ट्रीट करोगे? पैरेलल। और अगर उनका हर स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है तो उसको कैसे ट्रीट करोगे? सीरीज। अब उसी चीज को यहां पर देखो, ध्यान से देखना। जब इस ब्लॉक को पकड़ के, अभी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, पर जब इस ब्लॉक, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। जब इस ब्लॉक को पकड़ के मैं एक साइड डिस्प्लेस करूंगा तो लेफ्ट वाली स्प्रिंग कंप्रेस होगी और ये वाली एक्सपांड हो रही होगी। समझ आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो? जब ये वाला ब्लॉक इस तरफ जाएगा तो इसको कंप्रेस करेगा और इसको एक्सपांड करेगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितने अमाउंट से ये अंदर की तरफ कंप्रेस हो रही होगी, मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट इसका अंदर की तरफ हो रहा होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका बाहर की तरफ होगा। तो दोनों का एक्स सेम हो गया। अगर दोनों का एक्स सेम हो गया दैट मींस इस कनेक्शन को कैसा ट्रीट करना पड़ेगा? पैरेलल। पैरेलल। और पैरेलल में इक्विवेलेंट के कैसे निकाला जाता है? ऐड करके। पर दोनों के के तो सर सेम। कैसे पैरेलल? एक्स सेम थोड़ी होगा। अगर ये 0.5 के अमाउंट से अंदर की तरफ कंप्रेस हुई तो वो 0.5 के अमाउंट से बाहर की तरफ एक्सपांड हुई होगी। हाँ अब तो हाँ बोल रही हो हाँ। तो एक्स सेम नहीं हो गया? एक का तो जितना, ऐसे तो क्लोज्ड बॉक्स है तो एक्स तो सेम ही रहेगा ना। ऐसे कैसे एक्स सेम रहेगा? वो बन रहा है यहाँ पर, अभी ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, पर जब तू इसको अंदर की तरफ कंप्रेस करेगी, ऐसा है कि यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट, यहाँ एक रिजिड सपोर्ट, बीच में रखा है ब्लॉक्स और यहाँ पे स्प्रिंग बांध दी गई है। अब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे। अब तू अगर इसको पकड़ के अंदर की तरफ कंप्रेस करेगी तो ये वाला कंप्रेस हो रही होगी और ये वाली उतने ही अमाउंट से एक्सपांड हो रही होगी। तो एक्स तो सेम हो गया ना दोनों ही स्प्रिंग का। जितना ये अंदर की तरफ गई उतना वो वाली बाहर की तरफ गई, दोनों का एक्स सेम डायरेक्शन में ही है तो एक्स सेम हो गया। अब एक्स सेम होने वाली कंडीशन कौन सी थी? पैरेलल। तो इसलिए मुझे पता लग गया कि भाई इक्विवेलेंट के ऐड करके निकलेगा। अब क्योंकि दोनों का के ही सेम है तो आंसर क्या आ गया? 2k। तो टाइम पीरियड क्या होगा इस केस में? हाँ ठीक है सेम। समझ आई? यस सर। अब इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है जो इस चैप्टर का तो 5 मिनट बात करते हैं। ओके ओके, वो 5 मिनट बात ही करूंगा। बर्नौली है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट से सर इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए क्या पढ़ के जाओ, तो मैं बोलूंगा पॉइंट नंबर 9 और 10, सॉरी 8 और 9 ये पॉइंट पढ़ने, और आपके पास 30 मिनट से पढ़ने के लिए तो मैं बोलूंगा ये सेशन 14.2 पूरा। 80 से 90% पोर्शन जो आपका पेपर में होता है वो इसी सेशन का पूछ लिया जाता है। ये इसमें बहुत कोई छोटा सेशन नहीं था, बड़ा सेशन था। कब से कर रहे हैं? 2 क्लास 3 क्लास से यही कर रहे हैं आप। तो ये अगला सेशन तो बहुत पपलूस है, उसमें कुछ खास नहीं है, एज इट इज लर्न ही करना पड़ेगा, 2-4 चीजें हैं। बट
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेंडुलम का टाइम पीरियड बहुत बार एग्जाम्स में आता है, 3 नंबर में भी आ जाता है, 5 नंबर में भी आ जाता है। 5 नंबर में आएगा तो 2-3 चीजें एक्स्ट्रा पूछ लेंगे उसके साथ, सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन दो, टाइम पीरियड बताओ, और एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। 3 नंबर में सिर्फ ये पूरा डेरिवेशन डिराइव करने को आ जाता है। अब दिखेगा आपको भयानक सा कि सॉरी इतना बड़ा है ये सब, बट चीजें मैं समझाऊंगा तो इजी है। तो तब तक के लिए 2 मिनट का टाइम है ना, या ना 2 मिनट बाद दो थोड़ी होता है सर, 2 मिनट तो मानस को। टीवी पे मैगी तो खरीद लेते तुम बाजार में जाके 2 मिनट के ऐड पर। हाँ सर, इतना स्पीड में नहीं। मैं तो नीचे उतरती हूँ तो सबसे बातें करते करते जाती हूँ ना, इसलिए बाहर लगता है। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करता थोड़ी देर में। 11:08 पर स्टार्ट कर दूंगा। देखो मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे उसको समझाना है। डेरिवेशन पूरा खत्म करे बिना मैं जाने नहीं दूंगा, या आप चले जाना, मैं कंप्लीट करूंगा। अब देखो, सबसे पहले आपको डिफाइन किया है सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है आप नोट्स में। सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास। एक बॉब होता है नीचे जिसका कुछ मास होता है, लेट्स से m, और इस बॉब को हमने एक ऐसी स्ट्रिंग से कनेक्ट किया होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो फ्लेक्सिबल है, मतलब वो ऐसे बेंड एक्सटेंसिबल। हाँ फ्लेक्सिबल है, इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब क्या है, जब ये वेट इस पे लटकाया गया है तो उसकी वजह से ये स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं हो रही है, नीचे की तरफ नहीं जा रही है। तो फ्लेक्सिबल हो गई, इन इलास्टिक हो गई, और वेटलेस। हम स्ट्रिंग के मास को कंसिडर नहीं करते हैं, एज कंपेयर टू मास ऑफ बॉब वो नेग्लिजिबल होगा। तो ये 3 चीजें अगर आपको कभी आता है डिफाइन सिंपल पेंडुलम फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो फर्स्ट पॉइंट नंबर 8 का डेफिनेशन आपको लिखना रहेगा। पढ़ लो, कोई डाउट हो तो फिर मैं डेरिवेशन स्टार्ट करवाता हूं। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। फ्लेक्सिबल मतलब ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। तेरा थ्रेड कैसा होता है, थोड़ा ऐसे ऐसे मुड़ भी सकता है ना, ओ वैसा। पतंग की डोर फ्लेक्सिबल है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, सिंपल पहले लॉजिक समझते हैं। जब आप इस पेंडुलम को कुछ फोर्स लगा के थोड़ी दूर पे लेके जाओगे अपनी मीन पोजीशन से, छोड़ दोगे तो ये क्या करने लग जाएगा, वो इधर छोड़ो या इधर छोड़ो, करेगा क्या, ऑसिलेशंस। सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसके जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो एसएचएम है। क्या है, मैंने याद करो पहली क्लास में बताया था, ऑसिलेशन 2 टाइप के होते हैं, सिंपल हार्मोनिक एंड नॉन सिंपल हार्मोनिक। हम सिर्फ किसको पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक को। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि ये जो एसएचएम कर रहा होगा, सॉरी ये जो ऑसिलेशन कर रहा होगा वो क्या होगा, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक। एक बार मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसके ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक है, उसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होगा कि अगर ये सिंपल हार्मोनिक है तो इसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा, वो टाइम पीरियड हम डिराइव करेंगे और वहां हमारा डेरिवेशन हो जाएगा खत्म। तो पहले 80% ऑफ द पोर्शन इसमें लग जाएगा कि ये एसएचएम है, और जब प्रूफ हो गया कि ये एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक कर रहा है, तो उसके बाद हम टाइम पीरियड को डिराइव कर पाएंगे। अब आप मुझे ऐसा नहीं लिख सकते कि वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इसलिए एसएचएम। टू एंड फ्रो तो कोई भी करता, सब ऑसिलेशन कर रहे टू एंड फ्रो। एसएचएम की कंडीशन क्या सिर्फ टू एंड फ्रो होती थी या एक और होती थी, रिस्टोरिंग फोर्स की सर। हाँ क्या होती थी वो कुछ नहीं सर, एक सेकेंड। हाँ कोई मैं पहली क्लास पूछ रहा हूं मैं, उसके बिना तो आगे नहीं जा सकते हम। एसएचएम की कंडीशन सिर्फ टू एंड फ्रो, तो हर ऑसिलेशन कर रहा है, बट कौन से ऑसिलेशन को मैं एसएचएम बोलता था, सर F is equals to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस kx। F is ऐसा equal होता to था। minus kx। यही भूल गया तुम चैप्टर पढ़ते पढ़ते कि भाई एसएचएम का कंडीशन भी था, एक्स का एक पावर याद 2। था। हाँ पता है मेरे को, याद था। अब याद करो, फोर्स वो एजेंसी है जो ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन कराती है। याद करो जब ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा
Am I audible? Yes. Yes, sir. तो फोर्स वो एजेंसी है जो ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन करवाती है, उसको स्ट्रेट लाइन मोशन में भेजती है, और तभी उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स होता था। बट रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह कौन ले लेता है? टॉर्क। टॉर्क। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन ले लेता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा। ओमेगा। बहुत बढ़िया। एंगुलर वेलोसिटी होता है या ना वो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हाँ, सुन लिया। मन में नहीं बोली थी तुम, जो सुन लिया। तो याद रखना, जो कंडीशन एसएचएम की ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ऐसे दिखेगी, वही रोटेशनल मोशन के लिए आपको कैसे दिखेगी? ऐसा कुछ। इसमें कुछ डाउट है? मैंने सिर्फ एनालॉजी से लेके आ गया। अच्छा, मैंने इसके साथ साथ एक और कंडीशन बताई थी कि इसको और कैसे लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन के टर्म्स में था कुछ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वही होगा। सिर्फ एफ की जगह एम एल और एम को प्रोपोर्शनलिटी में भेज दिया था। तो अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन की होगी तो रोटेशनल मोशन में ए की जगह कौन आएगा? ओमेगा। अल्फा। आज तो ये गई, आज तो बेचारी ओमेगा, ओमेगा ही बदनाम हो गया। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, वो एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर डिस्प्ले, ये एक्स की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा, ए की जगह अल्फा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्स की जगह तो अभी भी क्या रहेगा? ओमेगा, है ना या ना? नहीं, अब ये दो अल्फा नहीं है, या दो प्रोपोर्शनलिटी के साइन नहीं है। ये अल्फा है, पता है हमको। पहला वाला अल्फा है, that alpha is directly proportional to negative of displacement। क्या याद रह पाएगा ये रोटेशनल मोशन के लिए? नहीं, यहाँ पे रोटेशनल मोशन की बात क्यों कर रहा हूँ पेंडुलम में? रोटेशन मोशन ही करता है ना। रोटेशनल मोशन को पहचानने का तरीका क्या होता था? उसका एक पॉइंट होता था फिक्स और बाकी मूव कर रहे होते थे इस तरीके से, जैसे फैन। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला पॉइंट रिजिड सपोर्ट से फिक्स है और सिर्फ नीचे वाला पॉइंट मूव कर रहा है। तो एक्चुअली ये ट्रांसलेशनली एक रोटेशनल मोशन का केस बन जाता है। ठीक है, अच्छा वापस से, यहाँ पे माइनस साइन क्यों आता था? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट था इसलिए। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट था, वाह। मतलब मतलब फोर्स रिस्टोरिंग फोर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइन ऑपोजिट थी, एक्ट रिस्टोरिंग करता फोर। ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता था इस तरफ और फोर्स लग रहा होता था ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो अपोजिट होने की वजह से ये माइनस साइन आता था। तो इस वक्त माइनस साइन क्या होगा कि टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। देखो यहां पर, मतलब अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। सिर्फ ये याद रखना, ये माइनस साइन क्या हो रहा है कि टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगा, इसी वजह से यहाँ पर माइनस साइन आया हुआ है। जैसे यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यहाँ टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलो, ये मैंने आपकी एक बेस फ्रेमवर्क रख दिया है, क्योंकि जब मैं अब ये सब चीजें यूज करूं तो आपको ऐसा ना लगे कहां से आई। अब मैं स्टार्ट करता हूं डेरिवेशंस। अब देखो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले जाना, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? जो भी हो रहा हो ना, वो छोटे से डायग्राम में दिखा देने का। जो भी हो रहा हो नहीं, जो भी फोर्सेस लग रहे हो वो उस डायग्राम में बता दो। तो सबसे पहले एक फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड वो होता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, mg। और क्योंकि ये बॉब स्ट्रिंग को खींच रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, तो इसमें ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? टेंशन। टेंशन। अब ये जो ग्रेविटी का फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट देखना ध्यान से डायग्राम। दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं इसके। mg cos थीटा और sin थीटा। कौन सा बाजू आएगा? एक ये होगा और एक ये। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये दोनों रेड लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है।
अब आप देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। पता कैसे? लगा? नहीं। आप देखो, ये लाइन है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और ये तेरी येलो लाइन है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। अगर यहाँ पे कोई लाइन वर्टिकल हो और ये येलो लाइन एज इट इज सीधे आगे जा रही हो, एंगल यहाँ पर होगा, वही एंगल यहाँ पे नहीं होगा। ये लाइन तो सेम ही है पूरी की पूरी, तो ये दोनों ने यहाँ पे जो एंगल बना रखा वो सेम नहीं होता है। पता लगा ये? डन। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वो क्या दिखाना पड़ता है। तो जो एंगल ये है वही एंगल यहाँ पे ये थीटा हो गया। ये जब पता लगा कि ये थीटा है तो यहां से पता लग जाएगा ये mg का कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस थीटा। cos थीटा। और ये वाला sin थीटा। क्या ये बॉब नीचे की तरफ जा रहा है, मूव करेगा इस तरफ कॉस वाले डायरेक्शन में? नहीं, मानी जा सकता। नहीं। बट ये वाला कंपोनेंट लेके तो जाना चाहता है उसको नीचे की तरफ, पर जा नहीं रहा है। मतलब इसको किसने कैंसिल आउट कर दिया होगा? टेंशन। टेंशन। तो बेसिकली क्योंकि ना इस तरफ मूवमेंट हो रहा है ना इस तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से हम बोल सकते mg के कॉस कंपोनेंट ने टेंशन को या इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस करके रखा हुआ है और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। बट जैसे इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ोगे, क्या ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस आना चाहेगा? तो बताओ कौन सा कंपोनेंट होगा जो उसको मेन पोजीशन पे लेके आ रहा होगा? mg sin थीटा। तो ये यहाँ पे किसकी तरह भी है? मेन पोजीशन पर एक्सट्रीम से लेकर कौन आता है? रिस्टोरिंग फोर्स। यस, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे mg sin थीटा किसकी तरह एक्ट कर रहा है? रिस्टोरिंग fr रीस्टोरिंग फोर्स। बट यहाँ एक्चुअली फोर्स नहीं आएगा, यहाँ पर टॉर्क होना चाहिए क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है फोर्स की जगह। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि भाई रीस्टोरिंग टॉर्क निकालते कितना है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? RF sin थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। R क्रॉस F और RF साइन थीटा, ऐसा ही होता था। अब यहाँ पे R क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट से फिक्स है, देखो फोर्स लग रहा है इधर, ये फोर्स, और ये फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन कितना है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो R की जगह क्या लिख दिया? L। F की जगह क्या आएगा? mg sin थीटा। mg sin थीटा। और ये sin थीटा जो इधर बचा हुआ है, ये किसके बीच का एंगल होता है? ये L और RNF। mg sin थीटा के बीच में। तो R ये है, F ये है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है R और F के बीच में? 90 डिग्री। तो ये वाला sin 91 होगा, इसको मत करके आ जाना, ये तो फोर्स का पार्ट था। एक मिनट, कौन सा वाला sin 90 होगा? ये वाला sin 90, ये 90 नहीं है, ये थीटा तो फोर्स का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसलिए लिख रहा हूं 1 कि आपको पता लगे। R की जगह L लिखा है, F की जगह यहाँ पे ये FR लिख देता हूं, रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा। और sin थीटा जो R और F के बीच का एंगल होता है वो कितना है यहाँ पे? 1। ये आया आपका रीस्टोरिंग टॉर्क। अच्छा, ये पता लगा पहले तो। इसमें कुछ डाउट है इतवी आपको? पक्का? ओके। जिस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, क्या उस डायरेक्शन में एंगल कम हो रहा होगा? वापस से देखो, जिस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है वहां पे एंगल कम हो रहा होगा, मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क बढ़ रहा है और एंगल कम हो रहा है, क्योंकि इन दोनों में अपोजिट रिलेशन है। इसलिए यहाँ पे एक साइन क्या आ जाएगा? माइनस का भी। जिसे वहां पे एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता था, यहाँ पे टी आर रीस्टोरिंग टॉर्क वो माइनस साइन। माइनस क्या बता रहा है? नोट्स में बीच में नेगेटिव साइन पे अंडरलाइन किया हुआ। नोट्स में देखो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रीड करो वहां पे नोट्स में। Negative sign shows that torque acts to reduce theta. क्लियर है?
कि एंगल कम हो रहा होगा, ठीक है। तो फाइनली रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना, -mgl sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई डाउट? फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 आई नो दैट, वी का तो पता नहीं, टाउ जो होता है वो आई अल्फा होता है, हाँ ये पता था। पता, इसलिए फिर वी चल जाएगा। तो इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों ही टॉर्क के फॉर्मूले है, दोनों के ही एलएचएस सेम है, तो आरएचएस भी सेम होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 -mgl sin theta equal to I alpha। सो यहां से मैं अल्फा को अगर सब्जेक्ट बनाऊं, तो ये ऐसा दिखेगा। बोलो, यहां तक पता लगा? इजी है, सिर्फ मैंने रीस्टोरिंग टॉर्क निकाला, उसको आई अल्फा से इक्वेट कर दिया। अब देखो यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहला पार्ट क्या होगा, ये प्रूव करना कि ये एसएचएम हो रहा है। और रोटेशनल मोशन में एसएचएम की कंडीशन क्या बताई मैंने, कि या तो ऐसा दिखना चाहिए या ऐसा दिखना चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम इन रोटेशनल मोशन। अब मैं इसको ऐसा दिखाने के लिए, आपको शायद पता होगा या आपको शायद नहीं भी पता है, नहीं पता तो आज सीख लेना। मैथ्स में बताया जाता है फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा और इज नियरली इक्वल टू टैन थीटा। जब एंगल्स छोटे होते हैं तो आप कभी भी साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, टैन थीटा को थीटा लिख सकते हो, या थीटा को साइन थीटा और टैन थीटा लिख सकते हो। ये 12th में भी हर जगह काम आता है। वापस से, जब एंगल्स बहुत छोटे होंगे तो आप कभी भी साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हो, बट ओनली फॉर स्मॉल एंगल्स। सिर्फ छोटे एंगल्स की ही बात होगी, बड़े एंगल्स पे ये कभी ट्रू नहीं होगा। तो अगर मैं मान लूं कि मैंने एक छोटे से एंगल से ही इसे डिस्प्लेस किया था, तो मैं इस इक्वेशन को अल्फा को रीराइट कर सकता हूं। और रीराइट करके लिख क्या दूंगा, अल्फा इज इक्वल टू -mgl थीटा बाय आई, ये लिख के सिर्फ साइन थीटा को मैंने थीटा लिख दिया है। क्या m कांस्टेंट है? m कांस्टेंट है, यस। क्या g कांस्टेंट है? Yes. यस। क्या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है? यस। Yes. और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट ही होगा उसका, उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए। मैं बताता हूं उसका वैल्यू भी क्या होगा भैया, पर वो भी कांस्टेंट होगा, कैसे? बताता हूं। पर कांस्टेंट है mgl/i। तो अगर सब कांस्टेंट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस क्या मैंने प्रूव कर दिया ये एसएचएम हो रहा है, क्योंकि दिस इज द कंडीशन फॉर एस, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। बट ये प्रूव करने के लिए मुझे क्या कंडीशन लेनी पड़ी, कांस्टेंट सब कुछ फॉर स्मॉल एंगल्स थीटा। मतलब अगर आप अपने पेंडुलम को थोड़ा सा ही डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, तभी जो ऑसिलेशन वो कर रहा होगा वो एसएचएम होंगे। अगर आपने बावलों की तरह खींच दिया और फिर छोड़ा, तो फिर वो एक नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, एसएचएम नहीं करेगा। मतलब इसको एसएचएम करवाने की पहली कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको थोड़े से ही डिस्प्लेस करना है एंगल से, वो पकड़ो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, छोड़ दो, तो जो वो मोशन करेगा वो इसके एसएचएम होंगे। यहां तक क्लियर है? डन? चलो भाई, इतना तो क्लियर। अब देखो,
वापस से उस पे जाता हूं, उस पेज पर। यहां पर अच्छा, मुझे आपने लिखा होगा ना, मैं चेक करता हूं। मैंने आपको वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के डेरिवेशन डिराइव करवाए थे इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ साइन भी, इन टर्म्स ऑफ एक्स भी। मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ एक्स। या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या डिराइव किया था हमने? वेलोसिटी के भी दो डिराइव करवाए थे, तो एक्सेलरेशन के भी दो करवाए थे। ये तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं आपको बताना पड़ेगा। वेलोसिटी का याद है हमको एक्स में। क्या याद है बताओ? ओमेगा स्क्वायर एक्स। यस हाँ, माइनस ओमेगा यस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो याद है। एक्सेलरेशन का अभी डॉक्यूमेंट थोड़ा सा। तो एक्सेलरेशन का -ओमेगा फॉर्मूला स्क्वायर आया एक्स। था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा डिराइव करवाया था मैंने आपको। तो अगर ये फॉर्मूला ट्रांसलेशनल मोशन के लिए था, तो रोटेशनल मोशन में ए की जगह अल्फा और एक्स की जगह थीटा आ जाएगा। अगर ये बोलूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे रहा हूं। अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4। तो बताओ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ओमेगा का वैल्यू क्या आया? अंडर रूट एम जी बेसिकली अल्फा की जगह अल्फा, माइनस की जगह माइनस, एल थीटा की जगह बाय थीटा। आर। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है? एम जी एल बाय आई। तो ओमेगा क्या हो गया? अब देखो, चैप्टर 7 में आपको बताया था कि अगर एक पार्टिकल है जिसका मास m है, पॉइंट साइज पार्टिकल, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस दूर है, तो उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? एम आर स्क्वायर होता था। ऐसा अगर एक पार्टिकल m मास का r डिस्टेंस दूर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता था एम आर स्क्वायर। दिस इज चैप्टर 7 वाला पार्ट, एम आर स्क्वायर। याद है ऐसा कुछ? याद रखना है, नहीं हो तो चैप्टर 7 रिवाइज कर लेना। ऐसा होता है, एम आर स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फॉर पॉइंट मास। तो यहां पे देखो, बॉब का मास क्या था? m, और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन कितना है? l, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस केस में मेरा I का वैल्यू क्या होगा? एम एल स्क्वायर। वहां पे एम आर स्क्वायर होता था, यहाँ आर की जगह एल आ गया है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो एम एल स्क्वायर। ये पता लगा क्या बोला मैंने? पॉइंट मास बॉब का है, वो मास का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ रोटेशन से कितना है? एल। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम एल स्क्वायर। मास से मास कैंसिल, एक एल से कैंसिल, फाइनल फॉर्मूला क्या बना? अंडर रूट जी बाय एल। डेरिवेशन खत्म। टाइम लाना था। क्या हश, टाइम तो आया ही नहीं है, ओमेगा आया है। ओमेगा बताओ तो टाइम कैसे निकालते हैं? स्प्रिंग वाले केस में बताया था मैंने, 2 पाई बाय टी। ओमेगा ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा कितना है? अंडर रूट जी बाय एल। एल बाय। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। चैप्टर नंबर 2 में आपने इसी चीज को डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूव किया था। ये टफ नहीं है, इसमें सिर्फ बहुत सारे वो फॉर्मूला चेंज करना है, वो हमको यस, याद नहीं रहता। तो बेसिकली वही मैं बोल रहा हूँ कि जब आप इसको 2 बार लिखोगे समझकर, तो ये आपको याद हो चुका होगा। तो टफ नहीं है एक्चुअली, टफ आप बना लोगे जब इसको आप नहीं पढ़ोगे। कंसिडरेशन वाला पार्ट मैंने बोला है आपको लिखना रहेगा, नोट्स में से ऊपर से पढ़ोगे तो आपको वो आइडिया लगेगा। ठीक है, पहले तो इस पेज का आप लिखा है तो वेरी गुड, लिखना था ही, साथ साथ में एक स्क्रीनशॉट भी ले लो। और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको पूरा पॉइंट नंबर 9 रीड करके और एक बार लिख के आना है।
और वो लिखा हुआ पेज मुझे आप क्लास में बताओगे अपनी स्क्रीन ऑन करके। अगर मुझे दिखा तो मैं क्लास में आपको परमिशन दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। और ये वाला मत दिखा देना, क्योंकि इस वाले पार्ट में कंसिडरेशंस और ये सब मिसिंग है। मैं विद कंसिडरेशंस और प्रॉपर, और दिखाने के लिए मत आना, मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ मुझे दिखाना हो। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं दूंगा तो आप बाय चांस कर लोगे, और अभी कर लोगे तो आपका एग्जाम में 3 या 5 मार्क्स, कभी बाय चांस आपके एग्जाम में ये एज इट इज आ गया तो आपका भला हो जाएगा। या जब आप नेक्स्ट टाइम इसको एग्जाम के लिए रेडी कर रहे होंगे तो आपको होगा नहीं अभिनव सर ने उस दिन क्लास में जबरदस्ती लिखवा दिया था तो अब मुझे इजी है याद करने में। तो वो भी फैक्टर है। डन। बस तो यहाँ पर आपका ये सेशन पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक में आपका चैप्टर 10 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो रुक जाओ, अदरवाइज बाय बाय। मुझे डाउट है सर। बाय सर, थैंक यू सर। ओके।